सभी दर्शकों को आशुतोष का नमस्कार। दर्शकों, आज हम एक ऐसे सज्जन से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं बातचीत के जरिए। रूपक जी हमारे साथ हैं। रूपक जी आर्टिस्ट हैं, बीएफए आपने किया, फाइन आर्ट्स किया, मास्टर्स किया और भी बहुत कुछ किया, लेकिन इनकी जर्नी पेंटिंग की दुनिया से, कैनवास की दुनिया से होते होते स्क्रीन तक पहुंची और आप NY VFX वाला कंपनी में काम करते हैं, सुपरवाइजर हैं VFX। इनके निर्देशन में बहुत सारी फिल्मों का प्रिपेयर हुआ है, हो रहा है। और इनका काम आपने, जब फिल्म चलती है तो लास्ट में जो स्क्रोल आता है उसमें देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए। इनका और इनकी पूरी टीम जो VFX के लिए, विजुअल इफेक्ट्स के लिए जो काम करती है, उनको ये लीड करते हैं NY VFX वाला में। रूपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू भाई। ग्रेट। रूपक जी हमारे चितकारा यूनिवर्सिटी में आए हैं और न केवल ये प्रोफेशनली काम कर रहे हैं पिछले 25-26 साल से, बल्कि इनकी रुचि हुई कि जो ये काम कर रहे हैं, विजुअल इफेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये एकेडमिकली भी ट्रांसफ़र हो सके, लोगों तक जा सके, और ये PhD कर रहे हैं। यानी आप देखिए कि 24 घंटे में 20 घंटे और 7 दिन और पूरे महीने और पूरे साल और ऐसे 25 साल गुजर गए काम करने वाले रूपक जी PhD कर रहे हैं अपनी पूरी शिद्दत से कि मेरा जो काम है वो एकेडमिकली भी रिकॉर्ड हो सके। तो रूपक जी की जर्नी जानते हैं। जैसा कि मैंने ये कहा कि ये उड़ीसा के एक बहुत सुदूर इलाके से, जहाँ पे बहुत कम रिसोर्सेज हैं, उन इलाकों से आते हैं और स्कूल करके ये धीरे धीरे कॉलेज पहुंचे और कॉलेज में इन्होंने BFA किया, MFA किया। भुवनेश्वर से पढ़े सर आप? मैं BFA भुवनेश्वर में किया है। सो हमारे दर्शकों को पहले अपना कि आखिर वो कलम, वो कूची, वो पेंट, वो ब्रश, वो कैसे आपके जहन में आया और वो कैसे करते चले? यस, मैं बताता हूँ। एक्चुअली सर, मैंने मतलब बचपन से हम लोग गाँव में रहते थे जी। तो गाँव में हम लोग क्या करते हैं कि एक ही चीज़ रहता है कि जो दशहरा होता है, जो पूजा होता है, गांव में बहुत सारा, उड़ीसा और बंगाल जैसे कि फेस्टिवल बहुत होता है। उड़ीसा में एक कहावत है कि उड़ीसा लाइक 12 महीना में 13 पर्व। अच्छा। मतलब हर एक महीना में एक एक बड़ा पर्व रहता है। जी जी। एक कहावत है उड़ीसा का, 12 महीने में 13 पर्व। तो उस हिसाब से हर एक पर्व के लिए मूर्ति बनता है। तो मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, RMS में, रेलवे में थे, RMS रेलवे मेल सर्विस। बट उनका एक हॉबी था कि वो स्कल्पचर भी करते थे, जो मूर्ति कला जी। जो दुर्गा पूजा का मूर्ति, गणेश पूजा का मूर्ति, लक्ष्मी पूजा का मूर्ति करते थे। तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं भी करूं। तो कभी स्कूल से जल्दी आते थे, अगर मेरे घर के बाजू में पापा मूर्ति करते थे, हम लोग दूर से आके खड़े होकर देखते थे कि पापा कैसा कर रहे हैं। और जो बाहर जो 50-60 बच्चे बड़े सब लोग दूर से देखते थे, मैं भी छुप छुप के दूर से देखता था पापा अंदर क्या कर रहे हैं। फिर पापा को कोई बताया था तुम्हारा बेटा इधर है बोल के, तो फिर पापा बोलते नहीं, तो इधर आ जा, पीछे अंदर बैठो, बाहर क्यों भीड़ में खड़े हैं। फिर थोड़े टाइम बैठने के बाद फिर पापा को बोलता, पापा ये कलर में इधर लगा दो, पापा ये काम मैं कर दूँ। तो पापा भी हंस के बोल देते थे कि कर ले। तो ऐसे जर्नी हुआ मेरे को कलर और मिट्टी के साथ काम करना। साइज, शेप, कलर, डायमेंशंस आप समझते चले गए अनजाने में जी। तो जैसे 10th खत्म हो गया तो मेरे पापा बहुत अच्छे थे। तो वो टाइम में वो लोग समझ चुके थे कि जनरल एजुकेशन सब लोग करते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का जो एजुकेशन होता है, वो टाइम में उड़ीसा में ज़्यादा किसी को पता नहीं था, बहुत कम लोगों को पता था जी। कि हम लोग तो गांव में रहते थे। शहर में, उड़ीसा में 2 ही कॉलेज था, गवर्नमेंट का था, एक BK आर्ट कॉलेज खंडगिरी और एक खलीकोट आर्ट कॉलेज। तो पापा जाके थोड़ा रिसर्च किया उसके बारे में, उनको मालूम पड़ा कि एक कॉलेज है जहाँ पे डिग्री का कोर्स कर सकते हैं। सो मैं 10th के बाद डिग्री का कोर्स किया वहाँ पे और पढ़ाई किया, BFA, बैचलर इन फाइन आर्ट्स पेंटिंग। तो कॉलेज का टाइम बहुत अच्छा था। गांव से एक जर्नी है शहर की तरफ जी। तो वो टाइम में हम लोग बहुत अच्छा पेंटिंग करते थे सब लोग। जैसे कि गांव से मैं आए से बहुत अलग अलग, उड़ीसा का अलग अलग शहर से
अलग अलग लोग बच्चे लोग आए थे। टॉप क्रीम लोगों के साथ काम किए और काम करके सीखे, और उस समय जो पढ़ाने वाले सिखाने वाले हैं जो वो भी बहुत अच्छे रहे होंगे। एक्चुअली मैं मेरा गुरु जी है, उनका ये करना चाहता हूँ जी। डॉक्टर सीबा पाणिग्राही, वो नेशनल अवार्ड विनर थे वो टाइम पे, और वो मेरे टीचर थे जी। तो वो ओनली पढ़ाते नहीं थे, वो हम लोग का सुख दुख का भी साथी थे। जी। मीन्स जैसे कि सब हम लोग जो गांव से आके शहर में रहते थे, उनको मालूम था किस बच्चे के पास पैसा है नहीं है, किस बच्चे ने आज खाना खाया नहीं खाया। उनका सबसे बढ़िया चीज था उनका टिफिन। उनका लाइफ में वो कभी पूरा टिफिन नहीं खाए। वो टिफिन खाने से पहले एक टिफिन का कवर में 25% 30% टिफिन निकाल के रखते थे कि जो बच्चा खाना नहीं खाया रहेगा उसको, उनको पता नहीं भगवान कैसा देते, किसे मालूम पड़ता था, वो बुला के देते थे, ये तेरे लिए शिव का प्रसाद रखा हुआ है। पाणिग्राही साहब को आपने याद किया, अपने टीचर को याद किया, तो ये कॉलेज हुआ। और कॉलेज में आपने कुछ एग्जीबिशन किया या साथ में काम किया, उस समय की कोई एक याद बताएं। कॉलेज में एक ही चीज था कि हम लोग को ओनली इतना, हम लोग को पेंटिंग का नशा चढ़ गया था कि यहाँ पे एक आर्ट डिपार्टमेंट एक डीन है मिस्टर रंजन मलिक सर, वो मेरा क्लासमेट था टाइम में। तो हम लोग मिलके डेली सुबह 4 बजे ब्रश करे या ना करे वाटर कलर करना जरूरी है। क्या बात। डेली सुबह 4 बजे से जाते थे, वाटर कलर करते थे, 8 बजे तक वाटर कलर खत्म होता था। फटे आते थे, साइकिल था हम लोग के पास, फिर साइकिल से आते थे, फिर आके खाना बनाते थे, खाना बना के खा के फिर कॉलेज जाते थे, और कॉलेज खत्म होते ही हम लोग सीधा चले जाते थे बस स्टॉप स्केच करने के लिए। अच्छा। फिर हम लोग रेगुलर स्केच करते थे, फिर हम लोग वापस आते थे और रात का खाना वाना बना के खा पी के सो के फिर सुबह वही वाटर कलर जाते थे। जी। वो बहुत कंसिस्टेंट था, इसलिए आपने मेरा जो पेंटिंग देखे रहेंगे। जी। तो इतना फास्ट पेंटिंग करने का तरीका भी वही है कि मैं वाटर कलर रेगुलर करता था। ग्रेट। तो उसके बाद सबसे बढ़िया हुआ था कि मैं उस समय बच्चों को ट्यूशन भी करता था। छोटे छोटे जो स्कूल जाते थे बच्चे, उनको ड्राइंग भी पढ़ाता था, तो थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता था वो टाइम में, कॉलेज के टाइम से। जी। उसमें जब 8-9 क्लास का बच्चे, और मेरा कॉलेज का टाइम 5 साल है, 9th क्लास या 10th क्लास का बच्चे फिर कॉलेज जाते हैं, इंजीनियरिंग एडमिशन कर लेते हैं। वो टाइम में बच्चे लोग हमको सिखाना शुरू किए। जी। वो सबसे बढ़िया ट्रांसफॉर्म था मेरा। बच्चे लोगों ने सर अपने बहुत बढ़िया पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया ड्राइंग कर रहे हैं। तभी कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आ रहा था इंडिया में, नया आया था, मतलब 95 के आसपास की बात है। हाँ, 95-96 का बात है। तो पहले आया था लेकिन इतना लोगों के पास नहीं पहुंचा था। तो बच्चे लोगों ने फिर प्लान किए, सर कोर्स करेंगे, कौन सा कोर्स करेंगे तो सर अच्छा रहेंगे। जी। फिर बच्चे लोगों ने वो जो जिन लोगों ने कंप्यूटर खरीदे उन्होंने दिखाया फोटोशॉप में ऐसा होता है सर, आप कीजिए। फिर हम आधा घंटा ऐसा करते थे क्लास के बाद, तो बहुत अच्छा बनता था। तो फिर उन लोगों का इंस्पिरेशन से मैंने फिर मल्टीमीडिया का कोर्स ज्वाइन किया। अच्छा। फिर आई शिफ्टेड कैनवास टू कंप्यूटर। सो रूपक जी अपनी इनिशियल जर्नी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने पढ़ाई की और कैसे कंप्यूटर या जो टूल्स हैं जो आपको कैनवास के बजाय कंप्यूटर पे बना सकते हैं। तो इनिशियल डेज पे सर आपने कौन कौन सी टूल्स सीखे, किन किन के साथ काम किया? धीरे धीरे हम NY VFX वाला पर आएंगे, लेकिन वो जो जर्नी है जो अल्टीमेटली यहाँ तक लेकर आई है उस तक धीरे धीरे पहुँचते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं। ओके सर। वो टाइम में कंप्यूटर बोलते मैंने फ्लैश चालू किया था, फ्लैश से, फ्लैश एनिमेशन। ओके। वो टाइम में तो बेसिक फ्लैश सिखाते थे, फोटोशॉप सिखाते थे। उसके बाद हमको भी मालूम नहीं था क्या सीखना है, उनको भी मालूम नहीं था इंस्टीट्यूट में भुवनेश्वर में क्या सिखाना है। सब कुछ नया था, उन लोगों के लिए भी नया था, हम लोग के लिए भी नया था। जी। तो टीचर भी कोई नहीं थे वो टाइम में, 3D Max नया आ रहा था। तो उसके लिए वो टाइम में वो लोग 50,000 60,000 ओनली वन कोर्स के लिए वो लोग चार्ज करते थे। जी। और जैसे कि मैं फोटोशॉप फ्लैश सीख गया और मैंने फ्लैश में बढ़िया एनिमेशन भी करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद पता चला ये तो कुछ नहीं है, हम तो पेंटिंग ड्राइंग बहुत अच्छा करते हैं, तो कंप्यूटर सिखाने वाला को तो और बढ़िया चाहिए। अच्छा। तो मैंने इंडिया का ढूंढा कि सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कहाँ पे मिलेगा। इंडिया में द फादर ऑफ एनिमेशन, द फादर ऑफ CGI इंडस्ट्री, वो है पेंटा मीडिया ग्राफिक्स।
चेन्नई में था, तो फाइनली मैं जाके चेन्नई में एडमिशन लिया, चेन्नई में पढ़ा, और उधर मैं ज्वाइन करने से 2 महीने के अंदर मैंने उधर जॉब करना भी चालू किया। अच्छा। हाँ, कुछ फ्रीलांसिंग मिलने लगा नहीं आपको? फ्रीलांसिंग नहीं, अच्छा, फुल टाइम। जी। जैसे कि वो प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट एक ही कैंपस के अंदर था। अच्छा। सिमिलर लाइक दिस टाइप ऑफ कैंपस, ऐसे ही कैंपस था वो, जी। चितकरा जैसा कैंपस था। और मुझे स्विमिंग पूल में एक डायरेक्टर मिल गए, अंजन कुरियप्पा, क्रिएटिव डायरेक्टर। अच्छा। तो इत्तेफाक से मिल गए। इत्तेफाक से मिल गए। हम लोग बातचीत करते हैं तो बोले क्या करें, मैं हाँ मैं कोर्स कर रहा हूँ इधर। कौन सा कोर्स कर रहा है? मैं मल्टीमीडिया कर रहा है, 3D माया सब सीख रहा है। तो ड्राइंग करता है क्या? मैं बोला हाँ मैं करता हूँ ड्राइंग, अच्छा कर लेता हूँ। एक काम कर, कल आ जा ऑफिस में, आ जाओ, बोलो अंजन कुरियप्पा बुलाया। तो नेक्स्ट डे मैं 9 बजे चला गया, क्लास ऑफिस चला गया। तो मैं पूछा भाई 11 बजे किसको मिलना है? मतलब अंजन कुरियप्पा से मिलना है। तो अंजन भाई ने एक पेपर दिए, बोले कुछ तो ड्रॉ करके दिखाओ। तो मैंने फटाक से पेंसिल से 6B पेंसिल उठाया, एक ट्री शेडिंग किया, तो ही वाज लाइक वेरी हैप्पी। अच्छा। हाँ ठीक है, तुम्हारा जॉब पक्का। अच्छा, एक छोटा सा काम देखकर समझ गया कि कुछ खास है। हाँ कुछ खास है, तुम्हारा जॉब पक्का। राइट। तो फिर मैंने ओके, फिर 2 दिन हो गया मैं जॉब करने वाला, मेरा कोर्स का क्या होगा? नहीं, वो टाइम में उधर ऑलमोस्ट रात को 12-1 बजे तक 2 बजे तक क्लास चलता था। अच्छा। जैसे कि अभी यहाँ पे भी चल रहा है, लेट नाइट क्लास चल रहा है। उधर रात को इतना इंस्टीट्यूट का काम था, बहुत लोग थे, तो 12-1 बजे तक। तो फिर हम लोग क्या किया, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। अच्छा। फिर 5 बजे टू 6-7 ओ क्लॉक तक हम लोग 8-9 बजे तक हम लोग खेलते थे। 9 बजे से लेकर रात को 11:30-12 बजे तक मेरा क्लासेस था, पढ़ाई करता था जी। तो वो बहुत ही बढ़िया, मतलब लाइफ का गोल्डन टाइम था वो टाइम। राइट। वो जॉब क्या था, वो जॉब का डिस्क्रिप्शन बता। जी जरूर। हाँ। वो टाइम इंडिया का फर्स्ट 2D फुल फेज मूवी था। अच्छा। द लीजेंड ऑफ बुद्धा। द लीजेंड ऑफ बुद्धा वो बन रहा था। लीजेंड ऑफ बुद्धा मूवी के लिए मैंने काम किया एज ए पोस्टर कलर मैट पेंटिंग आर्टिस्ट। पोस्टर कलर मैट पेंटिंग आर्टिस्ट। तभी जब 2D मूवी बनता था उसका बैकग्राउंड बनता था पोस्टर कलर में। अच्छा। तो हम लोग का टेबल में इतना बड़ा टेबल लगा करता था, पेपर रहता था, आधा किलो का पोस्टर कलर रहता था, स्प्रे गन रहता था, और हम लोग बैकग्राउंड पेंट करते थे जी। एक पेंट 2 दिन 3 दिन लगता था। ऐसे 30-40 आर्टिस्ट बैठते थे और पेंटिंग करते थे। और वो जो माहौल, एक साथ 40 आर्टिस्ट बैठ के पेंटिंग कर रहे हैं और प्रोडक्शन के लिए, मतलब हम लोग पहले पेंटिंग करते थे अपने खुशी के लिए, पेंटिंग अलग से एग्जीबिशन करने के लिए, वो अलग चीजें। प्रोडक्शन के लिए कमर्शियली ऐसी पेंटिंग करना मैं कभी देखा नहीं था, और मैं किया। और जो एक्सपीरियंस था और जो नॉलेज बहुत बहुत ही बढ़िया था। एक तिरु भाई बोल के एक आर्टिस्ट थे, वो काम कर रहे थे, वो भी मस्त सुपर, मतलब वो इतना बढ़िया आर्टिस्ट है जैसे कि ऑफिस जाते हैं। अच्छा। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ। ऑफिस जाते हैं, ही कांट एबल टू वर्क विद शर्ट पैंट। अच्छा, हाफ पैंट या धोती में आ जाते थे। हाँ। तो एक बार वो धोती पहन के ऑफिस आ गए, तो सिक्योरिटी गार्ड रोक दिया, भाई अलाउड नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। धोती पहन के लुंगी पहन के ऑफिस नहीं जा सकते हो जी। ठीक है। वो उनको बोले, वो इंग्लिश पूरा नहीं आता था और हिंदी बिल्कुल नहीं आता था, तमिल में बात करते थे जी। उसको सिक्योरिटी गार्ड को समझा रहे, अरे अपना सीओ लुंगी हाफ पैंट दिस मच, he is going inside, my lungi this much, I can't go inside, I'm wearing long one. So कैसे करके उनको सिक्योरिटी गार्ड ने कन्विंस किया कि हम लोग लुंगी में अलाउड नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे मैंने देखा 3-4 लोग लुंगी पहन के बैठ के ऑफिस में काम कर रहे हैं। अच्छा। मैं बोला भाई तिरु भाई ये क्या है, लुंगी जल्दी आप जो बेटे। नहीं, अभी सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर नहीं छोड़ा, मैं लुंगी को बैग में डाल दिया, अंदर आके काम ऐसे ही करूंगा मैं, काम तो ऐसे ही करूंगा मैं। इसलिए मेरी बहुत बढ़िया चीज है। और मेरा एचआर का इंटरव्यू तो बताता हूँ, 3-4 दिन 5 दिन मेरा जॉब हो गया। तो एचआर को मालूम पड़ा कि एचआर को उन लोगों ने बताया कि हम लोग नया बंदा ज्वाइन कराए, आके उसका ये ले लो। एचआर ने मुझे आया, पहला एचआर सर आए, बोले कि ओके कौन रूपक, कौन है, हुज रूपक, सर आई एम रूपक, ओके गिव मी योर सीवी, रिज्यूम दे दो। मैं पूछा रिज्यूम क्या होता है? क्या होता है? एक
20-22-21 साल का लड़का को रिज्यूम पूछेगा, उसको मालूम नहीं रिज्यूम क्या होता है। हम लोग कभी जॉब के लिए ट्राई नहीं किए। वही ना, आपने कहा कि जो खुद के लिए पेंटिंग बनाते थे, अभी कमर्शियल लाइफ में जब गए, हम मालूम नहीं है क्या जी। तो मैं बोला सर रिज्यूम क्या होता है ना, नहीं आपका नाम गांव, पापा का नाम, एड्रेस, एजुकेशन, फोन नंबर। बोलो ओके वो चाहिए सर। न्यूज़पेपर पढ़ा था ऐसा, उसका न्यूज़पेपर का साइड में व्हाइट थोड़ा सा था ना, उसमें लिख दिया, उसे ऐसे न्यूज़पेपर ऐसा फाड़ा, उधर लिखा नाम, रूपा गड़ा, ये सब लिखा, सर हमारा रिज्यूम ले लीजिए। और थैंक्स वो HR सर इतना अच्छा थे, ही एक्सेप्ट, वो लेके गए मेरा रिज्यूम बोल के वो, और मेरा जॉब भी पक्का हो गया और मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला। क्या बात है। तो लाइक बात जो है रूपक जी आपके इससे कि यदि आपका काम है तो वो छोटे से पीस में भी बोलता है। यदि आपने नहीं काम किया है या आप में उतनी प्रतिभा नहीं है तो आप उसको कितने भी लिफाफेबाजी कर लें, प्रोजेक्ट कर लें, वो सामने वाला समझ जाता है। और तो वो टाइम में हम लोग इतना आउटलुक शायद था भी नहीं हम लोग के पास, कि हम लोग डायरेक्ट आर्ट कॉलेज से आए, पेंटिंग करते थे जी। और हम लोग अपना काम के अंदर रहते, हम लोग बाहर का दुनिया भर में बातचीत नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल वो है। तो आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, हाँ, उसके बाद फिर क्या आप चेन्नई रहे या आप बॉम्बे आए? और फिर ये VFX और CGI और ये सब कैसे हुआ? चेन्नई टू बॉम्बे का जर्नी तो और बहुत बढ़िया है। अच्छा, और बढ़िया जर्नी है। मैं कोर्स खत्म नहीं किया उधर। अच्छा। वो 2 साल का कोर्स था जी। मेरा 1 ईयर जॉब हो गया। तो मैं जॉब करता था उधर, फिर 2D डिपार्टमेंट बंद हो गया, मूवी खत्म हो गया, जब बंद हो गया अंदर ही अंदर मेरा प्रमोशन हो गया 3D डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो मैं ये बात होगी क्या 2000 के आसपास? 2000 का आसपास। क्या? सो मैं 2000 तक मैंने 1 साल किया मैट पेंटिंग, उसके बाद किया टेक्सचरिंग। अच्छा। तो अंदर टेक्सचरिंग आर्टिस्ट में ज्वाइन हो गया। जब टेक्सचरिंग आर्टिस्ट ज्वाइन हो गया तो, और मेरा एजुकेशन भी चल रहा है, अगर उधर हॉस्टल फ्री है, मैं उधर एम्प्लॉय भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ, बट मुझे बिना बता के बाहर जाना अलाउड नहीं था, हॉस्टल के बाहर जाना अलाउड नहीं था। स्टूडेंट तो और कभी मैं रात को हॉस्टल के बाहर नहीं रुक सकता हूँ। तो और रात को एनी हाउ मुझे हॉस्टल के अंदर आना है, अटेंडेंस होती रही होगी। अटेंडेंस होता रहता है, बहुत स्ट्रिक्ट थे वहाँ पे। तो वो टाइम में क्रेस्ट एनिमेशन स्टूडियो, क्रेस्ट एनिमेशन स्टूडियो जी, जो रिच क्रेस्ट अभी भी है बाहर, और इस क्रेस्ट एनिमेशन स्टूडियो को वो टाइम में वो रेवोल्यूशन लेके आया 3D का। 3D एनिमेशन इंडिया में था ही नहीं। अच्छा। बेसिक लेवल में था। फर्स्ट इंटरनेशनल 3D एनिमेशन क्रेस्ट ने चालू किया था। अच्छा। पिगली विंस। अच्छा। तो वो टाइम में उसको नया प्रोजेक्ट कुछ मिला, वो लोग टैलेंट हंटिंग में थे। तो मालूम पड़ा कि बेंगलोर आ रहे हैं वो लोग आर्टिस्ट का इंटरव्यूज करने के लिए। तो मैं दुविधा में, वहाँ भी जितना लोग काम करते हैं वो लोग इंटरव्यू का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, उनका रिज्यूम बना रहे हैं और काम का CD सब रेडी कर रहे हैं, क्या क्या काम किए। मेरे पास काम का तो है, मैं उधर कोर्स कर रहा था, मेरा प्रोजेक्ट वर्क था, लेकिन मुझे अलाउड नहीं था जाने के लिए टेस्ट के लिए। हाँ कि बैंगलोर आना जर्नी है चेन्नई से। तो मुझे तो हॉस्टल के बाहर से अलाउ नहीं है। मैं सेविंग करने जाना बोल के नॉर्मल ड्रेस में हॉस्टल से बाहर गया और उधर से नया कपड़ा खरीद के गायब हो गया बैंगलोर के लिए गायब हो गया। जी। तो मैं स्टूडेंट हूँ और वो बड़ा कंपनी है। तो उधर जाने के बाद मेरा इंटरव्यूज हो गया। मैं बोला देखो ये मेरा काम है, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। फिर वो लोग बोले ये तो एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के लिए हम लोग निकाले, आप तो स्टूडेंट हो और आपका तो पढ़ाई भी खत्म नहीं हुआ, आपको टेक्निकल टेस्ट देना पड़ेगा, आपको इधर से बॉम्बे आना पड़ेगा। अच्छा। फिर मैं और टेंशन में आ गया कि हॉस्टल से छुप के आया, फिर इधर मुझे से और आगे भेज रहे हैं, जॉब होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं। तो मैंने फिर कुछ बोला नहीं, लेकिन एक कॉल किया पापा को कि ऐसे बॉम्बे जाना पड़ेगा कि इंटरव्यू है और पैसे भी चाहिए ना, कि बॉम्बे जाना है तो थोड़ा पैसे भी चाहिए। और फिर प्लान करके गया बॉम्बे, उधर रुका बेंगलोर में एक दिन और बेंगलोर से बॉम्बे चला गया। बॉम्बे रात को सुबह पहुंचा और मुझे वो टाइम में टिकट विकेट का इतना कन्वीनियंस नहीं था, मैं बस में चला गया। अच्छा AC बस होता है। बॉम्बे में सुबह पहुंचा, 10:30-11 o'clock में ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में पहुंचने के बाद सीधा मेरे हाथ उसने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए। अच्छा। कि आप कल से ज्वाइन कर लो इधर।
तो कल से मतलब मैं कैसे ज्वाइन करूं, मेरे तो बहुत सारा चीज है। पीछे छोड़ के आया हूं। पीछे छोड़ के नहीं, मेरा घर उड़ीसा में है, पढ़ रहा हूँ चेन्नई में, मैं छुप के आया इधर बॉम्बे, बैंगलोर से बैंगलोर से बॉम्बे आ गया। मतलब मुझे मिनिमम 15 डेज टाइम चाहिए। तो मेरा सिचुएशन ऐसा है, मुझे समझ में नहीं रहा है वो हॉस्टल जाने के बाद क्या बवाल होगा, क्या होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो मैं अपॉइंटमेंट लेटर लिया उधर बॉम्बे। मेरे लिए गांव का लड़का हूँ, मेरे लिए बॉम्बे बहुत नया जगह है। मैं जाके ऑटो में बैठा, बोला कि स्टेशन जाना है। वो लोकल स्टेशन होता है, दादर में छोड़ दिया मुझे जी। तो मैं उधर ढूंढ रहा कि मुझे उड़ीसा के लिए ट्रेन जाना है। उड़ीसा के लिए जी। तो ऐसे कुछ लोगों से पूछा, बोला कि अभी ट्रेन नहीं मिलेगा। एक ही ट्रेन होता था दिन का, 3 बजे का ट्रेन होता था, ट्रेन नेक्स्ट डे है। तो सडनली मेरा दिमाग लगाया मैंने कि मैं उड़ीसा नहीं जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो कोई ट्रेन रहेगा जो उड़ीसा का बॉर्डर टच करके वो जाता रहेगा। जी। आपको लगा कि कहीं तो वहां से चला जाऊंगा? हाँ, वहीं से चला जाऊंगा। जी। कल तक मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, बाहर कुछ नहीं है, बॉम्बे में कोई जान पहचान नहीं है, मैं अकेला किधर रेलवे स्टेशन में बैठूंगा। तो मैंने गया सीधा वीटी स्टेशन गया। मैं सोचा कि उड़ीसा का आजू बाजू में कोलकाता का ट्रेन कहाँ पे। अच्छा। तो मैंने हावड़ा का ट्रेन पकड़ा, टिकट लिया, बैठा उधर, उड़ीसा बॉर्डर में उतर गया, उधर से बस से गांव चला गया। वो एक बहुत बढ़िया प्लान था। जी जी। घर से बात किया, घर में 2 दिन रुका, घर से फिर चेन्नई गया। चेन्नई जाने के बाद मैंने मास्टर हॉस्टल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, माफी मांगी, उनको पुलिस लिया कि सर ऐसा ऐसा किया। बट वो बहुत खुश थे। अच्छा। मैं माफी मांगने चक्कर वो गले लगाया, यार तेरा क्रेस्ट में जॉब हो गया। क्रेस्ट मतलब वो टाइम में बड़ा कंपनी है। जी 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 बिल्कुल। कि उनका कंपनी का 50-60% लोग इंटरव्यू देते, 5-6 लोगों का हुआ था और उसमें से मेरा हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वार्डन जी पूरा खुश हो गया, अरे छोड़ तो। फिर सब उधर थोड़ा खुश हो गए। फिर मैं उधर से गया क्रेस्ट जॉब करने के लिए। जी। तो क्रेस्ट में मैंने आज जर्नलिस्ट, तभी वो टाइम में डिपार्टमेंट डिवाइड नहीं हुआ था। अच्छा। मतलब जैसे कि आप बच्चों को अभी सब सिखा रहे हैं ना, ऐसे हम लोग ही अपना वो टाइम में जो एक टीम था सब करते, हम लोग मॉडलिंग करते थे, टेक्सचरिंग आता था, टेक्सचरिंग कर लेते थे, रेंडरिंग करते थे, कि कोई पाइपलाइन सेट नहीं था। जी। लेकिन ओके, इसका टेक्सचरिंग अच्छा होता है तो भाई तू टेक्सचरिंग करते, 10 टेक्सचरिंग तू कर ले। मॉडलिंग अच्छा है तो मॉडलिंग कर ले। कैरेक्टर कोई कर रहा है, बीजी कर रहा है, जिसको जो आता है वो कर लेता है, मतलब कोई डिफाइन काम नहीं है। जी जी। बट ऐसे ऐसे हम लोग पेटिलियंस एक सीरीज निकाले, बहुत गए ब्राड्स, मतलब वो सीरीज 100 एपिसोड करेगा, 200-300 एपिसोड करेगा। हाँ, एपिसोड निकलते थे। वो टाइम में क्रेज दे हैव लेंगे मोर देन 300 पीपल। अच्छा। 3D डिपार्टमेंट मोर देन 300 पीपल। तो हम लोग काम करते थे और ऐसा मेरा एनिमेशन मतलब प्योर 100% प्रोफेशनल जर्नी आ गया। सो क्रेस्ट में कब तक रहे और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपका क्या, उसके बाद सीधे हैदराबाद आए या? नहीं, हाँ। क्रेस्ट के बाद एनिमेशन, और वो टाइम में इंडिया में 2 ही कंपनी था। अच्छा। क्रेस्ट सबसे बड़ा कंपनी क्रेस्ट, और डाटा क्वेस्ट DQ बोल के कंपनी हैदराबाद में चालू हो रहा था। और DQ टाइम में बहुत, क्रेस्ट जो था वो डिज्नी के साथ था और बड़े बड़े सीरीज, क्वालिटी सीरीज करता था। और छोटे छोटे जो सीरीज है राइम्स वगैरह बच्चों का, वो DQ कर रहा था, डाटा क्वेस्ट कर रहा था। वही टाइम में एंट्री हुआ एक बड़ा कंपनी, प्राणा एनिमेशन स्टूडियो, प्राणा स्टूडियोज, जो क्रेस्ट में जो कुछ क्रिएटिव डायरेक्टर बाहर से आते थे जो NRI थे, दे लुक्स की कोई यहाँ पे है, इंडिया का लोग अच्छा एनिमेशन करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं और सैलरी वाइज जो डॉलर में सैलरी देना पड़ता है, यहाँ पे इंडिया में थोड़ा रुपीज में देना पड़ता है। बिल्कुल। तो दे टाइड विथ डिज्नी एंड दे स्टार्टेड प्राणा स्टूडियोज। अच्छा। तो एक 7 स्टार होटल से कम नहीं था वो स्टूडियो। अच्छा। फिर मैंने 2005 में आई ज्वाइन प्राणा। अच्छा। 4 to 5 आफ्टर 3-4। यहाँ तक आप कुछ जो आपने काम किया है उनके नाम यदि आपको याद आए, हालांकि 20 साल हो गया पुराना। हाँ, क्रेस्ट में हम लोग पेटेलियन नहीं, आर्टिस्ट ना उसका काम कभी नहीं बोलता। वो एक चीज है, क्योंकि हम लोग जो पहला काम है ना, और वो सीरीज होता था, एक सीरीज 1 साल 1.5 साल चलता था।
पिगलियंस 2 में काम किया जी। और मेनली पेटेलियंस काम किया, ब्रैट्स में काम किया। और वो 3-4 साल में ही 2-3 प्रोजेक्ट हुआ करता था, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में कम से कम अपने को जी। बहुत सारा एपिसोड्स रहता था। तो फिर उसके बाद प्राणा आया। प्राणा में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा डेवलप हुआ। हमको सिखाने के लिए बाहर से मेंटर्स आते थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो 3D सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतना वैलिड नहीं था इंडिया में। सब लोग काम तो कर रहे थे ना, सिखाने वाले कोई थे बहुत अच्छे से। तो बाहर से मेंटर्स आए, हमको सिखाए। जैसे कि जो लेयर्स रेंडर होता है बहुत सारा, वो प्राणा ने पहले चालू किया था। उसका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर था मायामन एयरमैन। तो हम लोग ट्रेनिंग लिए, उधर काम किए, और प्राणा के साथ, डिज्नी के साथ काम करके बहुत मजा। वी आर प्राउड कि वी वर्क विथ डिज्नी डायरेक्टली विद दैट टाइम। ग्रेट। और एक सीरीज था टिंकरवेल। टिंकरवेल पूरा सीरीज हम लोग इंडिया में बना हुआ है। क्या बात। ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। जी जी जी। टिंकरवेल पूरा सीरीज इंडिया में बना हुआ है। तो ऐसे चप चप सेव द एक्समास, ऐसा बहुत सारा टिंकरवेल सीरीज 3-4 साल चला। तो फिर ऐसे एनिमेशन जैसे सीख गया, और सेम चीज ही काम करके फिर बोर हो गया कि यार बहुत सारा हो गया, बहुत दिन हो गया एनिमेशन सीरीज में काम कर रहे हैं। वो टाइम में धीरे धीरे VFX का रेवोल्यूशन हो रहा था। अच्छा। मूवीज में छोटे छोटे शॉर्ट्स धीरे धीरे VFX आ रहा था। तो वो टाइम में ट्रांसफॉर्मर आया, तो VFX बड़े बड़े मूवी आए। तो हम लोग सोचे हम लोग और थोड़ा आगे जाते हैं। तो वो टाइम में फिर हम गए VFX सीखने के लिए। मतलब तभी तो कुछ कोर्स तो करना नहीं पड़ता था। जी जी। फिर हम लोग एक छोटा सा स्टूडियो जाके ज्वाइन कर लिया कि हमको VFX सीखने को मिलेगा, काम भी नया चीज सीखने को मिलेगा। और ऐसे मैं ज्वाइन किया लावरेन सिनेमैटिक सॉल्यूशन में जी। और उधर से मेरा CG से एनिमेशन, CG से प्रॉपर VFX जर्नी शुरू हो गया। ग्रेट। सो पेंटिंग से VFX तक पहुंचे, और इसके बाद आगे? इसके बाद लावरेन सिनेमैटिक सॉल्यूशन में हम लोग बहुत सारा एड मूवीज में काम किया। अच्छा। एड मूवीज का टेस्ट भी अलग होता है। एक मूवी के लिए में आपको 10 सेकंड में बोलना है बस सब कुछ। हाँ नहीं 10 सेकंड में बोला है सब कुछ। उसका स्टोरी कंप्लीट 2 घंटे का स्टोरी आपको 41 मिनट का 1 मीटर होता है पहला एड। 1 मीटर को कट करके वो लोग 40 सेकेंड, मतलब 1 मिनट होता है। 1 मिनट को 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, फिर अभी यूट्यूब के लिए 18 सेकेंड, ऐसा अलग अलग कट करते हैं। वहां पे जो CG एलिमेंट्स, पैक शॉट आर्ट होता है, वहां पे हम लोग काम करते थे। और वो आपके पास ओनली 1 वीक टाइम रहता था। एड आया, आप ऑफिस आए, एड खत्म करके 1 हफ्ते बाद आप घर जाएंगे। वो फिक्स है। आज तक भी जितने भी एड कंपनी में काम होता है, हर जगह पे ऐसा ही होता है, क्योंकि एड के लिए प्रोडक्शन वर्कफोर्स बहुत कम टाइम रहता है। और एड का क्वालिटी मूवी का क्वालिटी से बहुत अच्छा होता है। और एड में काम करेंगे तो आपको मल्टी टैलेंटेड रहना पड़ेगा, आपको हर एक डिपार्टमेंट के बारे में मालूम पड़ेगा, नहीं तो रीवर्क का ऑप्शन ही नहीं है। जी जी। टेक वन, योर थिंग्स शुड बी अप्रूव। बिल्कुल। तो वहाँ पे बहुत सारा मूवीज भी किए। रागिनी MMS जी, वंस अपन ए वॉरियर, चला मोशा दी ऑफिस, रावण वो टाइम में लावरेन के टाइम में किए। ऐसा बहुत मूवी किए और अच्छा था जी। सो ये एड भी हो गई, फिल्म्स भी हो गई, तो फिर ये NY में कैसे लैंड किया आप? कैसे VFX वाला में? जी। तो वन ऑफ माय फ्रेंड वर्किंग देयर इन VFX, दे हैड ओपनिंग। तो उनके पास जब ओपनिंग आया तो मैं एज ए CGI सुपरवाइजर ज्वाइन किया। तो NY VFX में मैंने कम से कम 6-7 साल हो गया काम कर रहा हूँ। अच्छा। इनवी2 ने 1 साल मैंने एज ए सिम्बोसिस, यानी सिम्बोसिस में एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया। बट NY में मुझे मोर देन 5 years हो गया, 5-6 years हो गया। और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत मिला है काम करने के लिए। जी जी। बिकॉज दे हैव मैसिव प्रोजेक्ट। NY एक कंपनी है, 2018-17 एक ईयर था, 2017 जी। आई क्रेडिटेड इन 12 मूवीज। अच्छा। 12 महीने में 12 मूवी। कमाल है। हाँ। लाइक स्टोरी कभी मिक्स नहीं हो जाती थी? स्टोरी कभी मिक्स नहीं होता था। राइट। लाइक हम लोग को कभी कभी तो हम लोग एक आर्टिस्ट सुबह से काम करता है
मतलब मॉर्निंग 10 बजे ऑफिस आया जी 12 बजे तक प्रोजेक्ट में काम करता है। हाँ। बोलते हैं अरे ये प्रोजेक्ट का डेडलाइन थोड़ा आगे घुस गया तो रख दे, तो ये वाला कल ये चालू कर दे। जी तो इट्स फन। और मैं हम लोग ये अनुराग सर के साथ काम किए, जी जो जगह जासूस को बेस्ट VFX का आईफा अवार्ड मिला था। जी 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 तो बहुत अच्छा काम था वो। जगह जासूस का CG सुपरवाइजर में था। जी कतरू LED उसका CG सुपरवाइजर में था। बहुत बहुत मूवीज है, 12 मूवी मतलब पूरा। सबसे इंटरेस्टिंग था अपना पद्मावत। अच्छा पद्मावत का सबसे बढ़िया था कि हम लोग पूरा प्लानिंग से काम चल रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, वन स्टेप काम कर रहे हैं। मूवी रिलीज होने के लिए कुछ 45-50 डेज है। तो सडनली हम लोग नीचे चाय पीने निकले गए और पता चला जो प्रसाद सूत्र था उसका सुपरवाइजर, VFX सुपरवाइजर वो टाइम में, जो मैंने अपना NY का वन ऑफ द पार्टनर भी था वो टाइम में। तो मुझे फ़ोन करते हैं, रूपक कहाँ पे है? मैं बोला क्या हुआ सर? बोलिए मैं तो ऑफिस में नीचे आया, कुछ काम है? नहीं तू जहाँ पे है ना उधर बैठ जा, मैं कुछ बोलने वाला हूँ, मैं तेरे पास आने वाला हूँ। अच्छा मैं बोला मैं खड़ा के चाय पी रहा हूँ, बैठने क्यों? नहीं तेरा पैर के नीचे जमीन हिल जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ, तू बैठ जा। अच्छा मैं शायद नौकरी से निकलने वाला है क्या? इतना बुरा तो अभी कुछ किया इतना बुरा तो कुछ किया नहीं मैंने। जी जी फिर वो आए, मुझे बोले कि सर्वर उड़ गया। सर्वर रुक गया है, सर्वर उड़ गया, उड़ गया है सर्वर उड़ अच्छा अच्छा really like that time I silent for like some seconds. I don't, there is no word in my mouth. मेरा पास बोलने के लिए सुनने के लिए कुछ नहीं है। बोला सर कैसा करेंगे? ना अभी मूवी तो रिलीज होना पड़ेगा ना, मूवी का तो आगे नहीं बढ़ा सकते। वो बहुत अच्छा टाइम था कि मैं पहले गया, जितना भी बच्चे ऑफिस में थे मैं बोला सब लोग घर जाओ। जो बोलते हैं ना युद्ध का पहले का शांति, तो सब लोग खुश होकर घर चले गए। लेकिन मैं घर नहीं गया, मैं बैठा, करना क्या है सोचने के लिए। मैं बैठा 2-3 घंटा ऑफिस में बैठा, करना क्या है अभी। फिर मैंने मेरा एक प्रोडक्शन जो कोऑर्डिनेटर उनको बुलाया, पूरा एसेट का लिस्ट आउट किया, कितना एसेट है, क्या है काम। 6 महीना का काम अभी अपने को 40 डेज में करना है। अच्छा बिल्कुल खत्म हो गया सब कुछ। मूवी तो खत्म हो गया, मूवी तो रिलीज होना है, मूवी रिलीज तो आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल वो 40 डेज में मैं हार्डली 5-6 घंटा सोया है। क्या बात, डिटर्मिनेशन देखिए आप रूपक जी की। जी मीन्स पहले तो जो आधा अधूरा एसेट, किसने कौन सा आर्टिस्ट बना था उसका लोकल से निकालो, पहले उनका लाइब्रेरी बनाओ। एक रात में सब कुछ रेडी कर दिया कि करना कितना काम अपने पास आधा अधूरा काम बचा हुआ है, जिससे हम लोग फिर उसको फाइनल कर सकते हैं। जी क्योंकि जब भी बच्चे लोग काम करते हैं ना, वो लोग लोकल में सेव करते जाते हैं, फाइनल फाइल सेव करते हैं सर्वर पे। तो सबका लोकल मशीन हम लोग पूरा सर्च किए, किसका लोकल में क्या है, जो लास्ट एडिटेड प्रिपेयर्ड रेडी है, सो दैट उसको फिनिश कर दें, तो उसको हम लोग फिनिश कर सकते हैं। तो ऐसा करके दैट टाइम वाज वेरी टफ। फाइनली वो मूवी हुआ है और बहुत हिट भी हुआ, बहुत अच्छा भी चला। तो यही है जी सर। जर्नी हम बात कर रहे हैं रूपक जी की, और आप VFX सुपरवाइजर हैं NY VFX वाला में। तो अभी सर जो VFX है, इंटरनेशनली जो VFX फिल्मों में किया जा रहा है या अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए किया जा रहा है, और इंडिया में जो किया जा रहा है, इसमें आप क्या मतलब हम आगे हैं, पीछे हैं, एट पार हैं, उसके बारे में बताएं। 2 चीज है। अभी मैं एक्चुअली रिसर्च भी कर रहा हूँ VFX के बारे में, VFX एंड कंटेम्परेरी आर्ट के बारे में। 2 चीज के लिए इंडिया का क्वालिटी अच्छा जा सकता है। कुछ एरिया है जो एरिया में बहुत आर्टिस्टिक कंसर्न नहीं है, वो एरिया में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे कि रोटो है, पेंट वर्क है, इंडिया इज डूइंग बेस्ट मतलब मैक्सिमम स्टूडियोज का जो रोटो वर्क है और पेंट वर्क है वो इंडिया में हो रहा है। इनफैक्ट वो 200-300 टीम का चंडीगढ़ में से एक प्राइम फोकस का एक ब्रांच था जी। तो लेकिन अभी जो बड़े लेवल का काम होता है, जो क्रिएटिविटी ज़्यादा यूज होता है, वहाँ पे
जो टेक्सचरिंग करते हैं, जो कंपोजिटिंग करते हैं, बड़े बड़े सुपरवाइजर से, उनका कैरिकुलम है बाहर में, वो लोग आर्टिस्ट बैकग्राउंड से लेते हैं। अच्छा। जो इंडिया में जो 10-15 साल 20 साल पहले जो चालू हुआ, तभी जब भी लोग आए सीखने के लिए, वो एनिमेशन को आज एजुकेशन नहीं देखे। अच्छा। जो छोटे छोटे जो एरिना जैसे इंस्टीट्यूट है, जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है, वो मैट्रिक 10th फेल हो गया, स्किल के तौर पे लिया बस। वो नहीं, अच्छा। वैसे नहीं। वो क्या कहते हैं, तू 12th फेल हो गया, तेरे से कुछ नहीं हो रहा है, एनिमेशन का कोर्स कर ले, 50,000 सैलरी मिलेगा। वो ऐसा मार्केटिंग क्या हुआ उसको। तो बंदा तो 50,000 सैलरी के लिए भाई साहब ने एनिमेशन का कोर्स कर लिए, कुछ VFX का कोर्स कर लिए, कंप्यूटर सीख लिए, दे आर टेक्निकली वो सीखे। जो एटीट्यूड चाहिए वो नहीं है, जो आर्टिस्टिक सेंस चाहिए वो नहीं है। दे आर स्ट्रगलिंग इन द फील्ड। तो इंडिया में 98% लोग ऐसा ही है, जो स्किल चाहिए वो स्किल नहीं है। दे आर वेरी गुड इन कंप्यूटर, टेक्निक सब मालूम है, आउटपुट नहीं दे सकते। जी जी। तो कुछ लोग हैं जो आर्ट बैकग्राउंड से है, नहीं तो ऐसे नहीं, आर्ट बैकग्राउंड भी नहीं पढ़े, वो बचपन से उनको आर्ट का, ड्राइंग का प्रैक्टिस था और इंटरेस्ट से किए, ऐसे भी है लोग, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट और एक नॉन आर्टिस्ट दोनों का काम को कम्पीट करना भी मुश्किल है। जी जी। तो वो हिसाब से इंडिया क्वालिटी वाइज थोड़ा लैग है। और भी चीज़ है कि जो इंडियन मूवीज होता है उनका बजट भी कम होता है। जी। बाहर का जो मूवीज होता है उनका बजट भी बहुत बड़ा होता है। जी जी। तो बड़ा बजट का मूवी तो थोड़ा क्वालिटी अच्छा बने, क्योंकि टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। अगर हम लोग का बजट कम है तो हम लोग आर्टिस्ट को भी कम टाइम देते हैं। अपना बजट अगर 1,000 रुपये है, हम लोग आर्टिस्ट को बोलते हैं भाई तुमको 3 दिन में खत्म करना है, 2 दिन में खत्म करना है। और उनका बजट वही टाइम में 50,000 है, तो आर्टिस्ट को बोलते हैं ये शॉट के लिए तो 6 महीना चाहिए। अच्छा। चाहिए अच्छा। वो बंदा को अगर आता नहीं है, वो 6 महीने सीख के कर लेगा। आता नहीं है तो भी कर लेगा, आता नहीं है तो भी सीख के कर लेगा। बिल्कुल। तो ये थोड़ा टाइमिंग और बजट का भी फर्क है। चलिए, रूपक जी से इसी कंटिन्यूटी में हम एक और एपिसोड लेकर आएंगे, और वो एपिसोड हम लेकर आएंगे इन बातचीत से आगे। रूपक जी को हमारी शुभकामनाएं उनकी PhD के लिए, और हमारे साथ इन्होंने बात की। अब मेनली उन्होंने अपनी जर्नी बताई और इंडिया की जो सिचुएशन बताई, लेकिन इसके और भी फाइनर एस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे कि आखिर VFX के जरिए कहाँ पे करियर है, किस किस तरह का करियर है, और इनकी और जर्नी और काम, और ये पूरी जो टीम को सुपरवाइज करते हैं, कैसे वो टाइम मैनेजमेंट, कैसे वो बजट मैनेजमेंट, कैसे वो माइंडसेट आप अपने टीम को डिलीवर करते हैं, लीड करते हैं, उस पर बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने की हैं, जानने की हैं। रूपक जी हमारे स्टूडियो में आए और हमारे से बातचीत की, और आपके ज़रिए हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी खासियतें जान पाएंगे, और VFX जो एक मीडियम है, एक आर्ट है, उसको अपने पर्सपेक्टिव पे जैसा भी देखते हैं, चाहे वो टाइम पास के लिए देखते हैं, लेकिन अब शायद वो थोड़ी बारीकी से देखेंगे कि आखिर इसके पीछे कितनी तैयारी और कितने सारे लोग लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपके धन्यवाद।